बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मंजरनामे को देखें तो एक चीज़ तो क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आ रही है कि अवाम ने इस वक्त फितने, फसाद और शरंगेज़ी के बजाय जो है वो परफॉर्मेंस, अवाम की फ़लाह के लिए और गुड गवर्नेंस के हवाले से जो है उसको अहमियत देनी शुरू कर दी है। यकीनन बाई इलेक्शन 2025 का जो हमें रिज़ल्ट नज़र आया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गैर मामूली फ़तह है, उसमें हमें जो उन्होंने सीटें हासिल की हैं वो नेशनल असम्बली की 6 हैं, जबकि प्रोविजनल असम्बली की 6 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी एक सूबाई असम्बली की नशिस्त हासिल की है, जिसके बाद वाज़े तौर पर पार्लियामान में मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त जो है वो हमें निज़ाम पर भी जो है मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि अब नून लीग को अबूरी बढ़तरी भी हासिल है, अददी बढ़तरी भी हासिल है, तो इसका मुस्तकबिल में सियासी क्या फ़ायदा होगा इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन अपोजिशन के हवाले से भी बात कर लें कि उनका हमें इस इलेक्शन पर वही पुराना बयानिया नज़र आया है कि इसमें वोट चोरी किया गया है, इसमें धांधली हुई है और जो इलेक्शन है उसको मुतनाज़ा बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में तो बॉयकॉट किया था और 13 में से जो 11 नशिस्त थी उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं लड़ा था, मगर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कांटे का मुकाबला हो, बिलखुसूस हरीपुर जो है NA-18, वहाँ पर उमर अयूब साहब जिनकी सीट खाली हुई थी उनकी अहलिया ने वहाँ से मुकाबला किया और वो उसमें शिकस्त खा गई। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का समझा जाता था, मगर वहाँ पर भी जो शिकस्त है वो अब क्या इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा दूँ। अस्मा नाज अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है आपका। हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फवाद अहमद सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे दोनों मेहमानों का ताल्लुक़ चूँकि सियासी जमात से है, तो मैं फवाद साहब आपसे पहला सवाल लेना चाहूँगी। आपका तबसरा क्या होगा? अददी बरतरी हमें नज़र आ गई नून लीग की, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक सूबाई नशिस्त हासिल कर ली है। इस वक्त अवाम ने हुकूमत की सियासी पॉलिसियों की हिमायत की है और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ये बाई इलेक्शन का जो नतीजा हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें अगर आप ये कहें कि किसी भी जमात की या किसी भी शख्स की मकबूलियत ताहयात रहती है, हमेशा रहती है, सियासी दायरे से निकल के भी रहती है, तो ये गलत होता है। आपको सियासी दायरे में मकबूलियत अपनी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सियासत करते रहें और सियासत के बजाय ऐसी मज़ामत के ऊपर ना जाएं। आप सियासी मज़ामत ज़रूर करें, आप जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें, लेकिन किसी ऐसी मज़ामत की तरफ ना जाएं कि जो आपका नामो निशान मिटा दे। इस मुल्क में हमने देखा है कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें कई मरतबा गई हैं, लेकिन ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी भी जो है वो खूनी सियासत का रास्ता नहीं चुना था कि जिसके अंदर खून बहाने की बात की जाए, जिसमें मर्दो मार दो और मरने की बात की जाए। तो जब आप खूनी सियासत का रास्ता चुनते हैं तो फिर आप एक ऐसी बंद गली में बंद चले जाते हैं कि जहां पर फिर आपके रास्ते मसदूद हो जाते हैं, आपके लिए जो है वो निकलने का सिलसिला, आपके लिए रास्ता बनाने का सिलसिला जो है वो कम होता चला जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसी रास्ते को चुना कि जिसमें माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जमातों ने पाकिस्तान में जिनके ऊपर पाबंदी का सामना जिनको करना पड़ा, चाहे वो TLP हो, हालिया दौर की या माजी की तहरीकें हों। जब आप शिद्दत पसंदी का रास्ता लेते हैं, आप जो है वो आखिरी कॉल, फाइनल कॉल और मर्दों मारने के नारे लगाते हैं, तो फिर आप सियासत से निकल के आप एक ऐसी मजामत की तरफ चले जाते हैं कि जिसमें मिलिटेंसी का आंसर भी होता है, जिसमें जो है वो एक ऐसी मजामत का आंसर होता है कि जो आपके सियासत में रास्ते को बंद करते जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस रास्ते को चुना कि जहां उनके सियासी रास्ते जो है वो कमजोर होते गए, और उसका नतीजा हमने बाई इलेक्शन के अंदर देखा। अच्छा, लोग बात कर रहे हैं कि टर्न ओवर कम है। भाई, टर्न ओवर होता है आम इंतखाबात के अंदर। जी ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा से टर्नओवर ऐसा ही होता है सर, कि आपको जिसमें याद होगा सियासी जमात PTI के दौर में भी टर्न आउट कम ही था ज़िमनी इलेक्शन में। टर्न देखिए, इसमें टर्न आउट का सवाल जो जो लोग उठा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर अहम मामले और अहम मौजू से हटाने की बात कर रहे हैं। ये ठीक है कि ज़िमनी इंतखाबात में आम तौर पर हुकूमतें कामयाब होती हैं, लेकिन हमें डस्का नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर धुंध ने जो है वो ऐसी धुंध छाई थी मंजरनामे के ऊपर के जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की सूरत में पहली ईंट गिरी थी। आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीवार में अगर कोई ईंट पहली गिरी थी तो वो डस्का का इलेक्शन था, जो कि तहरीक इंसाफ हार गई थी और वहां पे धांधली के जरिए जो है वो उन्होंने जीतने की कोशिश की थी। उस सारे मंजरनामे में भी आप देखें कि नून लीग भी पिछले 3 4 5 साल जो तहरीक इंसाफ के थे, अकूबत खानों के अंदर भी थी, उसने तकलीफ भी उठाई, उसने हालात मामलात को जो है वो मुख्तलिफ तरीके से चलाने की कोशिश भी की। इससे पहले हम पीपल्स पार्टी, और ये एक तवील सिलसिला है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन अगर आप जो है वो ये तय कर लें कि आपने जो है वो ऐसी मज़ामत की तरफ जाना है कि जिसमें जो है वो किसी को छोड़ना नहीं है, आपने ना किसी इदारे का
ख्याल करना है, ना किसी जो है वो रियासत और सियासत को आपने मिक्स कर देना है, तो फिर वही हाल होता है। और फिर मकबूलियत जो होती है वो जिस तरीके से आती होती है उस तरीके से चले भी जाती है। मकबूलियत की मिसाल एक बुलबुल या एक गुब्बारे की तरह होती है कि जिसमें अगर सुराख हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से तेजी के साथ हवा ने निकलना ही निकलना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मकबूलियत में अपने तर्ज अमल से एक ऐसी पिन मारी थी कि जिसने निकलना है और उसके बाद जो है वो उस गुब्बारे ने फुस होकर बैठ जाना है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक के बाद एक महाज के ऊपर शिकस्त खानी है। ठीक है। ये ज़मीनी इंतखाबात मैंने जैसा से पहले भी कहा कि ये हुकूमतें ही आमतौर पे जीत जाया करती हैं, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर इतनी ही मकबूलियत थी तो फिर वो हरीपुर में नजर आनी चाहिए जी। थी। उमर अयूब साहब जो हैं वो उनके तो बाप दादा की नशिस्त थी, इनके वाले साहब गौहर अयूब असम्बली के स्पीकर भी रहे, इनका एक ख़ानदान भी है, इनका एक हल्का असर भी है, वहाँ पे इनके चाहने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से निकल गया। फिर मियाँ अजहर साहब की नशिस्त जो है वो उनका रिश्तेदार हार जाता है, हमाद अजहर साहब की सारी कोशिशों के बाद हार जाता है, वहाँ पे ज़ात बरादरी की बुनियाद पर मौजूद वोटर्स के बाद भी हार जाता है। इसका सर मतलब इस ये है तरह कि तो डीजी खान में जरताज गुल साहिबा भी हैं, वहां पर भी मुस्लिम लीग ने शानदार कामयाबी हासिल की है। मैं अस्मा को शामिल जी जी अस्मा को शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। अस्मा, बड़ा क्लीन स्विप कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और हम वही बात कर रहे हैं कि क्या अवाम ने अपना फैसला बदल दिया है, क्या अवाम को अब समझ आ रही है। इन तमाम वर्षों में बिलखुसूस पंजाब की बात करूंगी मैं कि आप लोगों ने केपी में भी कामयाबी हासिल की है। वो तो चलो हम समझते हैं, वो तो हम बात करेंगे हमारे जो मेहमान हैं इब्राहिम साहब से कि उनके हल्के से कैसे शिकस्त हो गई, क्या वजूहत नज़र रही, मतलब आप लोग की क्या परफॉर्मेंस बेस पे आवाम ने आप लोगों को दोबारा वो किया है, या जो नाकदीन आप लोगों पे कहते हैं कि जी नून लीग को तो बड़ा ही कोई सपोर्ट हासिल है, हर तरफ से हासिल है, तो किस वजह से कामयाबी हासिल हुई? थैंक यू वेरी मच शाजिया सबसे पहले तो, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज जो क्लीन स्वीप हुआ है वो आज कारकर्दगी के ऊपर हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब भी वो मैदान में आई है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही उसने वोट हासिल किया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मकबूलियत और जो फेवरेटिज़म की जो बात कर रही हैं आप, तो वो फेवरेटिज़म तो मेरे ख्याल से कि अगर इनके दौर की बात की जाए तो उस वक्त भी था, लेकिन कारकर्दगी नहीं थी। किसी लिहाज से भी इनके अंदर कोई भी ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं नज़र आई, शो नहीं की। 2018 के बाद की बात की जाए, 2018 से पहले अगर उस वक्त की बात की जाए तो आपके सामने मुल्क के क्या सूरत हाल थी, आपकी महंगाई की क्या सूरत हाल थी, आपका जो डिप्लोमेटिक आपके जो रिलेशंस थे, इंटरनेशनल रिलेशंस थे, वो किस तरह के थे। तो ये सब कुछ जो बिगाड़ थी वो 2018 के बाद शुरू हुई, और उसके बाद जो इंतशार की सियासत, फितने की सियासत और झूठे बयानिए की सियासत ने जब कदम रखा सियासत में, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो एक नक्शा तब्दील करने की तरफ जो इनकी साजिश थी, वो साजिश जो है वो इनको यहाँ तक आज लेके आ गई है। देखें, मैं समझती हूँ कि शाजिया ये जो कारकर्दगी है, अवाम कारकर्दगी मांगती है, अवाम अपना हक मांगती है, अवाम कहती है कि हमें हमारा हक, हमारे जो काम है उसकी सूरत में दिया जाए। तो ये सब कुछ, ये सारी कारकर्दगी के ऊपर ही ये वोट पड़ा है। और जहाँ तक इनकी बात है, ये तो रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे। इनकी साजिश, इनका बयानिया ही यही है कि हमने काम तो कोई नहीं करना, हमने काम ना ही हम कोई काम कर सकते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ झूठे बयानिए की सियासत करनी है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हरीपुर जैसे इलाका, वो इलाका जहाँ पर अभी तक इनकी गवर्नमेंट है, 14 साल से ये उस KPK में ये काबिज हैं, उसने भी आज साबित किया है, उस इलाके ने भी, कि कारकर्दगी होगी, आप डिलीवर करेंगे तो अवाम आपका साथ देगी। इमरान खान साहब के लिए कहा जाता था कि जी ये खंबा भी खड़ा कर दें उसको भी वोट मिल जाएगा, उनको भी वोट मिल जाएगा। तो ये आप देख लें कि हरीपुर के बाद अब खंबा क्या, 804 के नारे लगें या चाहे जो भी हो, अवाम ने हमेशा उसी का साथ देना है। ये अवाम को इतनी अल्लाह का शुक्र है कि इस लिहाज से अवेयरनेस पैदा हो गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी के ऊपर ही वोट करेंगे। ठीक है इब्राहिम साहब, क्या हो गया सर, ये मतलब चले पंजाब में तो आप लोग एक बात करते रहे कि जी धांधली हुई है, उसको मुतनाज़ा बनाया गया, वोट नहीं करने दिया, कैंपेन नहीं चलाने दी गई, लेकिन सर वो जगह जो आप लोगों की होल्ड में थी, आप लोगों का हल्का था, NA 18 हरीपुर हो गया, साथ साथ NA 129 लाहौर से, और दूसरा और भी हमारे जो एक DG खान से हमारा जो आपके NA 185 है वहाँ पर,
कहा यह जा रहा था कि ये तो रेफरेंडम साबित होगा, लेकिन ये तो पीटीआई के सवाल पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। सर क्या कमेंट करेंगे आप? अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान का कोई सिंगल इदारा बाकी ऐसा नहीं बचा जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ड करके आदमी कहे अब तो ये लग रहा है कि आपको कोई बाहर से फॉरेन ऑब्जर्वर्स मंगा के इलेक्शन करवाने पड़े तो और बात है, वरना पहले इनको थोड़ा बहुत कोई डर खौफ होता था कि जी को वोट आगे पीछे कर दिए तो आगे अदालतें मौजूद थी, अदालतों में जाके उनकी वो ओपन हो जाते थे जो अपना बैलेट बॉक्सेस थे और फिर उसके बेस पे जो है वो गिनतियां हो जाती थी। अब तो वो वाले चीज ही खत्म हो गई है। तो इस वक्त टोटल फैशिज्म है मुल्क के अंदर। ये जितनी मर्जी कहानियां घड़ते रहे, जो मर्जी कहते रहे, हकायक ये हैं कि इस वक्त यानी आपने सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है इब्राहिम साहब, सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया आपने। सिस्टम है ही नहीं, देखिए सिस्टम है ही नहीं। हाँ। कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? फैशिज्म है या आप डिक्टेटरशिप कह लें। डिक्टेटरशिप के नीचे ये लोग बैठे हुए कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम में तो आप केपी की हुकूमत भी तो चला रहे हैं ना सर। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपको सारे जवाब देता हूँ जी। अगर मुल्क को इसी तरह से चलाना है तो ठीक है, और फिर इसी तरीके से चलाएं सामने आके, और उसको आप एक लाइन जो आपने अपनाएं, ये ढोंग मत रचाएं डेमोक्रेसी का और मुल्क में। अब केपी की तरफ मैं आता हूँ। आपको पता है कि सारा सिस्टम जो है इलेक्शन का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत है, और इलेक्शन कमीशन का इस वक्त भी चेयरमैन जो बैठा हुआ है अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद वो बैठा हुआ है। तो अब इस तरह से तो आप किसी को 2 लाख से जितवा दें, किसी को 50,000 से जितवा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि जी लेकिन सर को छोड़ा, मुझे तो खैर ये तशद्दुद की तरफ सा है। तशद्दुद की तरफ अगर कोई आता है ना जी, कोई पार्टी आती है तो वो उसके बंदे मरते नहीं है, वो मारते भी है। हमारे तो आप शौदा ही शौदा हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कौन सी जगह है जहाँ पे हमने कुछ किया। एक इल्जाम लगाने सर मुझे तो इब्राहिम साहब मुझे समझ एक बात की, किसी साहब के भाई की गाड़ी थी, वो उससे वो लगे थे, वो बेचारे अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह करे। अच्छा ठीक है, अब सवाल ये बड़ा पैदा हो जाता है कि पीटीआई की अपनी हुकूमत है केपी में। इब्राहिम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है केपी में। हरीपुर में आप लोगों ने बाज़ाब्ता इलेक्शन लड़ा, लेकिन आप लोग के अपने स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा नज़र आती है स्टेटमेंट के शाहिद खटक साहब कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो हमारे थे, लेकिन जो बाकी लोग थे आरओ डीआरओ वगैरह वो हमारे नहीं थे, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थे। समझ नहीं आई बात। मैं फवाद साहब से समझना चाहूंगी। फवाद साहब, ये जो हमें नजर जी जी इब्राहिम साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो आरओज के नीचे ही आते हैं, और आरओज वो हैं जिन्होंने बैठ के सारे रिजल्ट्स तैयार करने होते हैं। तो इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको एक हल्के से या एक पोलिंग स्टेशन से लेट्स से कि 1000 वोट पड़ा है तो जरूरी नहीं है कि वो फवाद साहब आप क्या समझते हैं कि वैसे तो हर हल्के में, ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया इब्राहिम साहब। फवाद साहब आप क्या समझ रहे हैं कि हमें तो बड़े साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर आए, कहीं कोई ऐसा वाकया नहीं आया, लेकिन मैंने जिस तरह बात की कि उनके अपनी जगह पर उनके अपने हल्कों में जिस तरह नून लीग ने अपने फतह के झंडे गाड़े हैं, तो ये तो उनकी कारकर्दगी पर निशान आ गया है। लेकिन पीटीआई तो मान ही नहीं रही कि उनकी सियासत में शगाफ डाल दिया गया है और उनका सियासी मुस्तकबिल अब महफूज नहीं है। अच्छा, ये मानने का जो सिलसिला है तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं था ना। पाकिस्तान में कभी किसी ने शिकस्त मानी नहीं है। ये सारी बातें टीवी पे करने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी ट्रिब्यूनल की आज़ादारियों का जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें जमा करानी चाहिए। उसके अंदर शिकायतें होनी चाहिए। कितनी शिकायतें हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, कितनी शिकायतें जो आरओ और डीआरओ के तकर्रुर के हवाले से पहले से मौजूद है, कोई ऐसी शिकायत मौजूद नहीं है। तो ये सारी शिकायतें आप तब करते हैं कि जब आप इंतखाबी अमल का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बने, जब आप जो है वो इस इंतखाबी सियासत को ठीक माने। ये कौन सी सियासत है कि 2 हल्कों में खड़े हो जाएं, 4 में छोड़ दें, 4 में खड़े हो जाएं, 2 में छोड़ दें, 4 में बाइकआउट हो, 2 में जो है आप इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ना है, निजाम पे एतमाद करना तो सब पे करें। ये तो नहीं है कि ना मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा थू। और पाकिस्तान में ये तारीख रही है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दोष नहीं है। पाकिस्तान में हारने वाले ने हमेशा इसी तरह की बातें की हैं। ये जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात या नुक्ता उठा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन भी तो इन्होंने लगाया था। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ये इन्हीं के बनाए हुए हैं ना। तो उस वक्त तो इन्होंने अपना बंदा समझ के लगा दिया था। बाद में अपना बंदे ने मेरिट के ऊपर अगर काम करना शुरू कर दिया या इनके हक में काम नहीं किया तो इनको लगा कि वो बंदा ठीक नहीं है।
तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासत के अंदर ना मैं ना मानूं कि एक ऐसा गिरदान शुरू किया है कि जिसके अंदर जो है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये फलाने पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऐसे कर दिया, वो कर दिया, भाई ये इलेक्शन वाले दिन करने की बातें होती हैं सारी की सारी, ये रिकॉर्ड पे लाए जाने की बात होती है। ये मैंने और आपने बैठकर फैसला नहीं करना, ये 26 करोड़ आवाम ने बैठ के फैसला नहीं करना, ये उन लोगों ने फैसला करना है कि जो इसके जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन पे कितनी उजादारियां, कितनी शिकायतें जमा कराई गई। उमर अयूब साहब तो नहीं बोल रहे कि उनके साथ कोई धांधली हो गई, लेकिन ये हमारे दोस्त मोहतरम जो यहाँ पर बैठे हैं इब्राहिम साहब, ये बता रहे हैं कि हमें धांधली हो गई बहुत बड़ी। भाई कौन सी धांधली हो गई? उस धांधली के सबूत किधर है? उस धांधली के हवाले से मतलब ऐसे बैठकर इल्जाम तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। मैं ऐसे बैठकर कह दूं कि इस वक्त दिन हो रही है, दिन का वक्त है, हालांकि रात के इस वक्त जो है वो के औकात के अंदर हम लोग जो है वो बैठे हुए, तो इस तरह से कह देना ये कोई तरीकेकार नहीं है। अगर आपने सियासत करनी है, आप इंतखाबी अमल का पार्ट बनते हैं, आप इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इन तमाम नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जो फैसला होता, कम से कम आपका मैदान तो बड़ा होता ना। आपने अपने आप को खुद 2 नशिस्तों तक महदूद कर लिया। जब 2 नशिस्तों तक महदूद कर लिया तो भाई फिर बाकी सबके ऊपर आप आवाजें कैसे उठा रहे हैं कि यहाँ ऐसे हो गया, वहाँ वैसे हो गया। आप तो 2 नशिस्तों की बात करें जिनमें से एक नशिस्त खुद उस सूबे की है कि जहां पर आप इख्तियार के अंदर है, और वहां पर जो है वो आबाई सीट थी, उमर अयूब साहब वो सीट गंवा बैठे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए ना कि कारकर्दगी के मामलात क्या है कि आप वो सीट के जो आपकी आबाई सीट है कि उमर अयूब साहब काफ में हो, नून में हो, पी में हो, सीन में हो, शीन में हो, जहां पे भी हो वो सीट वो जीत जाते थे, वो सीट को हार गए। तो केपीके के अंदर इतने अरसे से हुकूमत के बाद भी अगर आप सीटें हार जाएं, मतलब चले मुझे एक बात बताएं ना, आपने लाहौर में कह दिया कि कोई एसी डीसी बीसी उन्होंने जो है वो कोई काम नहीं किया, उन्होंने हमारे हक में जो है वो कोई वोट नहीं डलवाए। तो केपीके में आपको किसने रोका था? इंतजामिया तो वहां आपके जिम्मे है। वहां तो आईजी से लेके डीआईजी तक, डीआईजी से लेके जो है वो एक डीपीओ तक, वो तमाम के तमाम का तकर्रुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, अपनी मर्जी से करती है, किसी को हिलने नहीं देती, वफाक की बात नहीं मानती, अपनी मर्जी से जो है वो आप सारी ब्यूरोक्रेसी लगा के वहां पर बैठे हुए। तो जब केपीके के अंदर तो आप अपनी मर्जी से सारी चीजें कर रहे हैं ना, हम तो सारी चीज को छोड़ दें। आपको पता है ना सैंपलिंग का तरीकेकार क्या है कि आप देख के 2 दाने निकाल कर बताते हैं कि ये चावल कैसा बना हुआ है, इस देख के अंदर जो भी खाना बिरयानी बनी हुई है उसका जायका कैसा है। अगर आप किसी बोरी के अंदर से चंद दाने निकाल लें तो आपको पता लग जाता है कि ये चीनी का जायका कैसा है, या जो चावल है उसकी किस्म कौन सी है, उसकी नस्ल कौन सी। सैंपलिंग का असूल ही है। तो सैंपलिंग इस इलेक्शन की जो हुई वो केपीके के अंदर हरीपुर की वो सीट थी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ी, पूरी ताकत के साथ उमर अयूब साहब की सीट पे लड़ी, बरादरी भी उनके साथ थी, खानदान भी उनके साथ था, हुकूमत भी उनके साथ थी, हालात मामलात भी उनके साथ थे, जो एक उन्होंने फिजा बनाई हुई है कि हमारी मकबूलियत है, उसका मामला भी उनके साथ था। वो उन्होंने सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है फवाद, और वो भी उनका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन। कोई ये इलेक्शन कमीशन कोई आई विश के इब्राहिम साहब इसकी जस्टिफिकेशन दे देते अगर शॉर्टली देना चाहें तो। इब्राहिम साहब से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया। अस्मा, अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब अब आप लोगों के पास इतनी बेहतरीन पोजीशन है और आप लोग जो है ये समझते हैं क्या कि 2/3 अक्सरियत से अब आप इत्तेहादी जमातों के बगैर जो है उन पर इन्हिसार ख़त्म करके अब आवाम के लिए खुलकर जो है कोई आप उसमें कारकर्दगी दिखा सकेंगे? क्योंकि पहले यही होता था कि कहीं ना कहीं आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं, तो क्योंकि आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होती है। इस आगे क्या नज़र आ रहा है? क्या आप लोग के निज़ाम में गिरफ्त मजबूत न होगी? अब शाजिया, जहाँ तक बात निज़ाम के मजबूत होने की है तो अल्लाह का शुक्र है कि इत्तेहादी जब पहले थे तब भी हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे। अगर मैं अपने प्रोविंशियल, क्योंकि मैं MPA हूँ, पंजाब असम्बली से हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन हूँ, तो अगर अपने सिर्फ एक प्रोविंशियल अपने पंजाब की सिर्फ अगर बात करूँ तो उसकी अगर कारकर्दगी की बात करूँ तो आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 1-1.5 साल के अरसे में हमने अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का हमने आगाज़ किया। CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हर सेक्टर में, चाहे वो आपका एजुकेशन है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हर जगह पे CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी नज़र आएगी। और ये कारकर्दगी जो है वो सिर्फ एक पेपर्स की हद तक नहीं है, बल्कि ये कारकर्दगी आपको आवाम की सूरत में, आवाम में मौजूद जो वो लोग जो इन इनिशिएटिव से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और वो लोग जो जिनके किसी किस्म की वो जॉबलेस थे, आज वो लोग बहुत बड़ी तादाद में, जैसे एक सुथरा पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 से ज़ायद जो है
सुथरा पंजाब में जो है वो बेरोज़गार लोग जो है वो शामिल किए गए। इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, इतने ज़्यादा 100 अरब से ज़ायद की जो मुफ्त अद्वियात हैं वो आज हस्पतालों में मौजूद हैं। और इन्वायरमेंट की अगर बात करें, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, आपको पता है स्मोग होती है, इन्वायरमेंट के हवाले से बड़े ही हम लोगों को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। तो हमने तो हमेशा अपनी इस कारकर्दगी में जो भी हमें नेचुरल, चाहे डिज़ास्टर हो या चाहे खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामलात हों, हमारी गवर्नमेंट हमेशा प्रिपेयर रही है। हमारी इस जमात ने हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है। ना सिर्फ प्रिपेयर किया है बल्कि अपनी कारकर्दगी से ये दिखाया है कि ये जमात जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करती है और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देती है। ठीक है, इब्राहिम साहब आवाज़ आ रही है सर आपको? क्लियर, उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, अच्छा इब्राहिम साहब, मैं बस ये आपसे पूछना चाह रही थी, बिसाइड ऑल दिस के इस बाई इलेक्शन को आप लोगों ने रिफ्यूज़ किया है, लेकिन सर आप लोगों के लिए ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है? क्योंकि चलें सबको छोड़ दें, हम सिर्फ केपी हुकूमत की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो आप लोग के गवर्नर्स के मामलात रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात रहे हैं, आप लोगों के 4 CM जो हैं वो बदले जा चुके हैं, चौथे आ गए हैं, आवाम को वहाँ पर वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक नौश्ता दीवार नहीं जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं कि जी अब आप लोग जो है अगर परफॉर्म नहीं करेंगे सिर्फ केपी में भी तो आगे फ्यूचर नहीं आप लोगों का कोई सियासी? जी, मैं आपको पहले तो सबसे बड़ी बात इस हद तक डरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक साहब से कि अगर ये इतने फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे थे तो कम अज कम पीटीआई को जो है वो सिंबल तो इस्तेमाल करने देते बैठ दिया जाता है, कहीं जूता दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है। इतना खौफजदा है कि बाकी तमाम चीजें करने के बावजूद भी आज तक की तरक्की तो हो सकी। अब कह रहे थे पीटीआई ने फलां जगह कंटेस्ट किया, फलां जगह नहीं किया। भाई आपने पीटीआई का जो सिंबल है उसको दे दिया है, क्योंकि जो लास्ट चीफ थे हमारे अपना क्या नाम था काजी साहब, तो वो तो क्या कहते जी मैंने पार्टी के सिंबल तो नहीं कहा था कि उसको हटा दे। आज तक हमें सिंबल भी जो है वो रिस्टोर नहीं किया गया। मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ आज तक इनको यही तौफीक नहीं हुई कि ये हमारा सिंबल रिस्टोर कर दें। अगर सिंबल रिस्टोर करें फिर आप उसके बाद देखें कि कैसे। नहीं, सिर्फ केपी हुकूमत की बात करें ना, छोड़ दे बाकी सिस्टम को, पंजाब को छोड़ दें, आप सिर्फ केपी का बता दें, वहां तो आपकी हुकूमत है ना। फवाद, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ले लेती हूँ, इब्राहिम साहब से तो हमारा राब्ता सही नहीं हो पा रहा है। अब जो पोजीशन हो गई है मुस्लिम लीग नून की और इसकी इत्तेहादी जमातों की बड़ी मजबूत पोजीशन हो गई है, अब आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत के पास, नून लीग के पास ख़ास तौर पे जो जिस तरह से अददी बरतरी हासिल हो गई है और इत्तेहादी जमातों का इन्हिसार हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा सियासी तौर पे नून लीग को होगा और क्या फ़ायदा आवाम को होगा इससे? देखिए जी, जब हुकूमत कंफर्टेबल होती है, उसके बाद अक्सरियत होती है हुकूमत करने के लिए, उसके पास जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हमवार ग्राउंड होता है, तो फिर उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उम्मीद यही होती है कि वो डिलीवर अच्छे तरीके से करेगी, वो अपने मामलात में कानून साजी के हवाले से आगे बढ़ने के लिए जो है वो उसके रास्ते में, उसके पाँव में उस तरह से रुकावट नहीं होगी कि वो किसी और पर इल्ज़ाम डाल सके कि उसकी वजह से जो है वो कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकी। तो जहाँ आपके पास जो है वो अक्सरियत आती है, वहाँ आपके पास एक एहसास जिम्मेदारी का मामला भी बढ़ जाता है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ जाता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी अब यही है कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी का मजीद बोझ बढ़ेगा और बोझ पड़ेगा, क्योंकि अब कानून साजी के हवाले से वो ये नहीं कह सकते कि जी हमें किसी ने तंग कर दिया, हमें जो है वो हम कानून साजी कर नहीं सके, हमें डिलीवरी के मामले में कोई रुकावट आ गई। तो जहाँ ये नून लीग के लिए जो है वो खुशी का मकाम है कि उनका ग्राउंड स्मूथ है, वो किसी तशवीश के बगैर या वो किसी जो है वो सहारे के बगैर हुकूमत कर सकेंगे, वहाँ पर जो है वो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वो डिलीवर करेंगे और उन्हें डिलीवरी के हवाले से ही देखना चाहिए। क्योंकि जब आप थ्रेड से निकल आते हैं तो उस वक्त फिर बहरहाल आपके लिए मामला ये होते हैं कि लोगों की तवक्का आपसे बढ़ जाती है कि अब आप चूंकि जो बात किया करते थे कि हमें जो है वो इत्तेहादी तौक जो है वो आगे बढ़ने से हमारे कदम रोक रहा है, वो खत्म हो चुका है, लिहाजा अब जो है वो आपके डिलीवरी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तो जहाँ हुकूमत इत्मीनान का इजहार करेगी, जहाँ हुकूमत इत्मीनान के साथ आगे बढ़ेगी, जहाँ पर जो है वो हुकूमत एक मुस्तहकम बिहेवियर से जाएगी, वहाँ पर जो है वो लोगों की तवक्कात उससे बढ़ेगी, उसको जो है वो लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से, चाहे IMF से डील करने का मामला हो, चाहे किसी और तरीके का मामला हो, तो अब उसको जो है वो टाइम नहीं लगेगा, रैपिडली जो है वो चीजें कर सकेगी।
तो नून लीग के लिए बहरहाल एक हुकूमत करना निस्बतन आसान होगा। फिर एक और बात भी है, जब आप इलेक्शन से निकल कर आते हैं तो आपके अंदर एक खुद एतमादी भी बढ़ती है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि जिस रफ्तार के साथ आप चल रहे हैं उस रफ्तार को पसंद किया जा रहा है, या वो रफ्तार जो है वो मार्केट में काबिल कबूल है, आवाम में पजीराई पा रही है। तो फिर आपने उस रफ्तार को तेज करना है, क्योंकि पाथ आपको पता लग चुका है, रास्ते का तयन आप कर चुके हैं, और वो रास्ता जो है वो लोग नून लीग से तवक्का भी यही करते हैं कि वो डिलीवरी के मामले में, प्रोजेक्ट की मुकम्मल होने के मामले में, आवाम की खुशहाली के मामले में जो है वो बेहतर तरीके से लेकर चीजों को चलेगी। तो ये बहरहाल अब एक नया दौर होगा पूरी रियासत के लिए, मुल्क के लिए। कि रियासत के ऊपर जो निगरान हुकूमतें होती हैं, निगरान हुकूमत से मेरी मुराद किसी हुकूमत के निगरानी का मामला नहीं है, लेकिन रियासत की निगरानी तो हुकूमत के पास होती है जो अवाम वोट की ताकत के जरिए देती है। तो अब रियासत की बेहतरी की फलाह बहबूद के लिए नून लीग का किरदार बहरहाल अब क्रूशल होता जाएगा, और उसके अंदर उसने जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर करना होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और यकीनन ज़िमनी इलेक्शन जो है कॉम्प्रिहेंसिवली नून लीग ने जीता भी है, और इस जीत को यकीनन उनको अवाम तक उसके असरात जो है मुंतकिल करने में एक नुमाया हैसियत भी देगा, और जो सिस्टम है उसको बेहतर करने में भी होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ दिनों में ही नजर आएगा। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी सरगर्म है, और अफसोसनाक वाक़या आज पेशावर FC हेडक्वार्टर पर आया, जहां पर फितनुल खवारिज ने खुदकुश हमला कर दिया। और वैसे तो उस हमले को कानून नाफिज करने वालों ने बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बना दिया, मगर चूँकि ये एक सुसाइड अटैक था तो इसमें हमारे 3 FC जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और 3 को जो है जहन्नुम वासिल किया गया, जिनकी शनाख्त हो गई और वह अफ़गानी बाशिंदे निकले हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने सब ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। और जिस तरह नाजरीन दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इस वक्त अस्करी, सिफारती, मुआशी और सोशल जो हिकमत अमली है वो अपनाई जा रही है, मगर सवाल वहीं पर आ जाता है कि इन वाक़यात को रोकने के लिए अब किस संजीदा एक कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, अहमद मंसूर साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद। अहमद साहब, वाक़े की मजम्मत जितनी भी की जाए बहुत कम है दहशतगर्दी की। अब जिस तरह दहशतगर्दों का एक सॉफ्ट के साथ हमें एक हार्ड टारगेट भी नज़र आ रहा है, यकीनन ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत अरसे से रोज़ाना की बुनियाद पर डिबेट भी कर रहे हैं कि इनको किस तरह रोका जाए। दहशतगर्दों को किस तरह रोकना तो आसान है, दहशतगर्दी को रोकना मुश्किल हो रहा है। क्या वजह नज़र आ रही है, किस तरह ये दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, किस तरह ये इस तरह दोबारा जो है इतने एक्टिव हो गए हैं कि अब हफ्ते बाद ही, हफ्ते के अंदर ही हमें इस तरह के अटैक्स नज़र आ रहे होते हैं। देखें शाजिया खान साहबा, इसके 2 पहलू हैं कि एक तो ये कैसे एक्टिव हो गए हैं और मुतहरक हो गए हैं, और हमें बार बार ये जो अटैक्स हैं ये नज़र आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो उसकी बुनियादी वजह तो अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सहूलतकारी है और अफ़गान तालिबान ने हाथ मिला लिया है बाज़ाब्ता तौर पे और एलानिया तौर पे TTP के साथ, और हमारी तमाम तर जो कोशिशें हैं और हमारे इवन दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं उन्हें इससे बाज रखने की, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। तो मज़ीद भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो दूसरा इसका पहलू है कि हमारी जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुहिम है और हम कैसे उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि यहाँ पर भी हम 2 से 3 इसके पहलू हैं, यहाँ पे हम उनको काउंटर कर रहे हैं।
पहला तो ये कि बहुत सारे इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इसी बात के लिए हैं, और उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस अदारे, उनको बहुत कामयाबियां मिल रही हैं। लेकिन चूंकि वो दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात को वकूफ़ पजीर होने से पहले रोक लेते हैं, तो वो एक खबर नहीं बनते, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती, और ये उनकी जो कारकर्दगी है और हमारी जो कामयाबियां हैं वो छुपी हुई रह जाती हैं। और जहां पे दूसरा पहलू है, जब हमें पता है कि जो दहशतगर्द हैं, ख्वारिज हैं, जैसे ये सदर पेशावर में हुआ फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में, तो जब अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो वहां पर भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इंतजामात हैं, वो इस हद तक हैं कि उनके जो मकासद हैं वो कामयाब ना हो सके। जैसे वाना में भी आपने देखा कि उनके जो मकासद हैं वो हासिल नहीं कर पाए, और यही हमें पेशावर सदर में भी हमने देखा कि उनका जो हमला है उसको नाकाम बनाया गया। जब पहला खुदकुश हमला होता है, उसके बाद जो 2 दहशतगर्द हैं वो अंदर घुस के फिर यरगमाली बनाना चाहते हैं या ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, तो हमारे वहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, हमारे जो जवान हैं वो चौकस थे और उन्होंने उसको नाकाम बनाया। अब फेडरल कांस्टेबलरी को जो टारगेट करने का मकसद भी यही है, इस तरह के जो हार्ड टारगेट हैं कि जो अज़म है, जो एक जो अब मोराल है, उसको निशाना बनाया जाना। लेकिन मोराल अप है। जिस बहादुरी से जो फेडरल कांस्टेबलरी के जो जवान हैं वो अगले महाज पे मुकाबला कर रहे हैं, उसी जवान मर्दी से उन्होंने अपने हेडक्वार्टर का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो दहशतगर्दों का इस हमले में मैं समझता हूं कि ये मुकम्मल तौर पे उनकी नाकामी है। हाँ, पाकिस्तान हर सतह पे अफगान तालिबान के साथ अभी भी बड़ी कोशिशें जारी हैं, बैकडोर भी हैं, दोस्त ममालिक भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक तवील जंग है, और ये जो फेज नया आया है, इसमें कौमी जो यकजहती है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है जाहिद साहब, हम तो काफ़ी अरसे से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं और हमारी बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली भी है, लेकिन इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ हमारे डायलॉग्स जो चले, जो किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रहे हैं। सर, हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि सालिसी के फॉर्मेट को जो है ना हमें चेंज करना होगा, और बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम एविडेंस के साथ जो है दोबारा बड़े स्ट्रांगली जो है वो फोरम पर जाएं आलमी, और वहाँ जाकर जो है इस केस को एज सुन एज पॉसिबल इसको जो है हम उनकी तवज्जो हासिल करें, उस पर कोई हिकमत अमली बनाई जाए, और ना सिर्फ बनाई जाए बल्कि उस पर अमली इकदाम भी करें। क्या कमेंट है सर आपका? जी देखिए, शाजिया, पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेसी और डायलॉग को जितना चांस दिया शायद ही किसी ने दिया। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि वी विल हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट। आई कैन अंडरस्टैंड कि सर्ज है पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स की भी, वो भी अपना स्वाद दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ा सर्च आई है अज़्म इस्तेहकाम में, जो इनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसी का तो दर्द है। वन ऑफ द रीजन ऑफ दिस सुसाइडल अटैक्स है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं अवामी जगहों को टारगेट करने के लिए। कहने को तो ये एफसी का गेट है, लेकिन वो मेन रोड के ऊपर है, वहां पे सिविलियंस आर अलाइक, वो भी उसी तरह मूवमेंट कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहां पर ये फटते हैं जाकर। तो एक तो ये वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं कि पीपल शुड लूज कॉन्फिडेंस इन द स्टेट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, सालिसी, तुर्किया और कतर वो मुल्क है जिसने इनको अपने गुड ऑफिसेस दिए रखे, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिन्होंने अपना पूरा मुल्क इनको दिए रखा कि रहे यहाँ पर, इज्जत से रहे, अपना कारोबार करें, रहे, पढ़े, बच्चों को पढ़ाया, ये सब यही के पढ़े हुए, ये यही इसके फायदे उठाए, उनकी फैमिलियां यहाँ पे रही हैं, प्रोटेक्टेड रहे हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ इनको दफ्तर दिए थे ना कतर वाले, पाकिस्तान ने तो पूरा पाकिस्तान दिया। तो उसके बावजूद वट एवर, दिस इज हिस्ट्री। मैं अब इसमें ज्यादा वो रोना या वो नहीं चाहता, और उसमें मैं रुकना भी नहीं चाहता। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। बट अब चाहे सालिसी कोई करे, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी हो, वो उस तरफ ये खुद ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है ये सबके लिए कंसर्न क्रिएट कर रहा है। अभी तो डेनमार्क से आई है ना स्टेटमेंट्स आई हैं, 1-2 मुल्कों से आई हैं। अभी आप देखेंगे इसमें इजाफा हो, क्योंकि लोग सीरियसली इस खतरे को जूं जानते जाएंगे। अमेरिकन यहाँ से थ्रेटेंड है, वेस्ट थ्रेटेंड है, चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, तो हर एक के लिए इन्होंने फ्रेंचाइज रखी हुई है। ये जो ट्रांजिशनल रिलेशनशिप इनकी चल रही है इंडिया के साथ, ये भी इंडिया अपने मकासद हल करके इनको टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देगा, तो हम उस तरफ जाएंगे। बट कहने का मेरा जो मकसद है कि हमें अभी जो काइनेटिक या जो एप्लीकेशन होगी, हमें थोड़ा सा इसको फाइट करना पड़ेगा। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं फैलाना चाह रहा, मैं डिस्कॉर्डेंसी नहीं, मैं अपनी कौम को तैयार रखना चाह रहा हूँ कि बातचीत दूसरी वक्त कामयाब होती है जब आप एक बेटर पोजीशन पे होंगे जी, तब जाके आपके, और इनकी गारंटीज कौन देगा? मुझे बताया ना, आप बातचीत में क्या हम उनको दे सकते हैं?
इस वक्त अगर बातचीत कर भी ले तो व्हाट वी हैव टू ऑफर, हमने क्या नहीं किया इनके लिए, और क्या हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। दिस इज ओनली वन डिमांड बाय पाकिस्तान, रेस्ट तो सारी इन्हीं की चीजें पूरी होनी है। अगर इनकी ये सोच है कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक्स बंद होगी तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, कोई इतना नुकसान नहीं होगा जी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और दूसरा, अपनी सिक्योरिटी, लोगों की जान से ज्यादा इकोनॉमिक्स आगे नहीं जा सकती। एटलीस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप बड़ी क्लियर है कि हर पाकिस्तानी की जान बड़ी कीमती है, उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़ी वो हम देंगे। और उसके अलावा देखिए अपना सोशल स्ट्रक्चर हमने तबाह कर लिया, हमने बहुत कर लिया। मैं उस सब स्टोरी में दोबारा नहीं जाना चाहता, बट व्हाट आई वांट टू से कि आपको कुछ अर्सा ये काइनेटिक ऑपरेशंस अभी करने पड़ेंगे, जारी रखने पड़ेंगे, और जिस सर्च से अज़्म इस्तेकाम तेज हो रहा है आप देखिएगा कि इट विल ब्रेक देयर बैकबोन जी। ये अभी प्रॉक्सी स्पॉन्सर के जो पैसे पकड़े हुए ना, सिंपल मार्केट लैंग्वेज में कह दो, अब ये फिलहाल तो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ उसको दिखाते रहेंगे। अदरवाइज यू विल हैव टू क्रिएट, पावर स्पीक्स, पीस विदाउट यूजिंग पावर कैन नॉट बी अचीव्ड। हाँ, जब पीस की तरफ हम बढ़ते हैं तो फिर हमें बाकी चीजें भी, ऑफ कोर्स बाकी साथ साथ चलती रहती है, लेकिन आप एक एक्शन से आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान कुड हैव कॉम्प्रोमाइज्ड इन तुर्की, के कहेंगे जी चले जी, उन्होंने कह दिया, हमसे वादा कर दिया, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे, मान भी रहे हैं, सारा कुछ कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों कहा कि हमें रिटर्न अश्योरेंसेस चाहिए? इसलिए कि इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड। दोहा एग्रीमेंट सामने ही है हमारे जी, बिल्कुल। तो you can't trust them, you can't trust them, unfortunately this is their own this is of their own doing। उन्होंने खुद इस माहौल को पैदा कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली काश के काबुल अफगानिस्तान के लोगों के लिए काबुल को गवर्न करता, वो तो अपने जाती एजेंडे और जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है उसके एजेंडे के लिए, और फिर टीटीपी के खौफ से कह ले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ये खौफ कि हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो ये हमारे अपोनेंट ग्रुप, क्योंकि अंदर भी उनके ग्रुप्स हैं, कंधारी अलग है, हकानीज अलग हैं, नॉर्थ वालों की अलग चीजें, तो उनको डर लगा रहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को ना ज्वाइन कर ले, तो इसलिए उनके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है अहमद साहब, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि दहशतगर्दी के तदारुक के लिए जो हमें सूबाई और वफाकी जो हमारी हुकूमतें हैं उनकी यकजहती को मजबूत करना बहुत ज़रूरी, जो कि अभी हमें नज़र आता है। बिलखुसूस केपी में हमें जिस तरह के वहाँ की हुकूमत का जो मिजाज नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे ऑपरेशंस के हवाले से, जिस तरह सर ने कहा कि काइनेटिक ऑपरेशंस तो हमें करते ही रहना चाहिए, बाकी जो पीस डायलॉग्स चल रहे हैं या जो मामलात हमारे डिप्लोमेसी में चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बेहतरी नज़र आ रही? क्योंकि अभी सोहेल आफरीदी साहब ने कुछ जर्नलिस्ट से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ। तो भाई जब आप खिलाफ नहीं हैं तो फिर इस तरह का स्टेटमेंट आप क्यों देते हैं? जी बिल्कुल, इन मुलाकातों में मैं भी मौजूद था, कोई 2 घंटे तो हमारी भी नशिस्त रही है, तो थोड़े कंफ्यूज भी नज़र आए हैं। बातें जो दावे जो हमें उन्होंने बावर कराने की कोशिश की है वो हकायक से मुताबिकत भी नहीं रख रहे थे। लेकिन जो यहाँ कौमी यकजहती की बात है, वज़ीर आज़म हो गए, सदर मुमलिकत हो गए, जो हमारे दीगर जो हुकाम हैं उनके बयानात इस पेशावर जो वाक़या हुआ है इस पर भी आए हैं, और उस पर कौमी यकजहती के हवाले से ही बात की है, और इस पर कोई दो राय नहीं है किसी की भी। इवन तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप की बात करें, बैरिस्टर गौहर का मैं बयान देख रहा था, वो भी इस पे बिल्कुल यकसू नज़र आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम जो बयानात हैं और अमल है उसमें बहरहाल है, उसको दूर करने की ज़रूरत है और मिल बैठना चाहिए इस मामले पे। ये अब बहुत एक हंगामी जो सूरत हाल है वो बनती जा रही है। यहाँ मैं एक बात ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो ये सिर्फ पाकिस्तान तो जो अपना वावेला भी कर रहा है और जो उस पर पूरी दुनिया को की तवज्जो भी दिला रहा है, ये अफ़गानिस्तान का जो इशू है, दहशतगर्दों की सपोर्ट और वहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें फ़ाल हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा। अभी 20-21 तारीख को ताशकंद में एक इजलास हुआ है SCO का, ये रीजनल जो एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है, ये उसका 11वां इजलास था, और उसमें जो UN है, यूरोपीय यूनियन है, और इसी तरह जो इंटरपोल है और दीगर तंजीमें उसमें उनकी शिरकत थी, और वहाँ पे से ये आवाज़ आई है और खुद अफगानिस्तान से ये बात रिपोर्ट हुई है कि इस तशवीश का इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका वहाँ फ़ाल हो चुकी हैं, और जो दीगर ममालिक हैं, खासतौर पर वस्ती एशियाई ममालिक, और उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान भी है और दीगर, वहाँ पर फिर ये आगे ऑपरेट करने की इनकी सलाहियत बढ़ रही है। तो अब ये एक पूरा इलाकाई और एक आलमी ये मसला है कि अफगानिस्तान में जो ये सूरत हाल है, जो ये सेफ है
हेवन बन चुका है दहशतगर्द तंजीमों का और टीटीपी का, BLA का हम तो सबूत भी दे रहे हैं। तो इस पे हमें मजीद एक जो सफारती किरदार है उसको बढ़ाना चाहिए। और आज एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो भी इसी से जुड़ी ही आप कह सकते हैं, जो ईरान के कौमी सलामती के मशीर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रहे हैं और उनका पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मशीर है उनसे भी अहम मुलाकात होगी। ठीक है, जाहिद साहब लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर शॉर्टली के इस वक्त पाकिस्तान ने तो बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी अब इकदाम उठा रहा है और मुआशी और तिजारती दबाव भी हमें अफगानिस्तान पे होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर जो हमारे दीगर ममालिक हैं जो वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं या जिस तरह के वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से फंडिंग की जा रही है, उसके लिए भी पाकिस्तान उनको फोर्सफुली कहे कि जी अगर आप इस तरह के इकदाम से अगर उनको काबू में लाया जा सकता है अफगान तालिबान को, तो वाई नॉट, इसको भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हिकमत अमली तो उस वक्त कामयाब होगी जब इन तमाम चीज़ों के जो मामलात हैं, इशूज़ हैं, इनको एड्रेस किया जाएगा। ये चैलेंज है ना, यू आर नॉट टॉकिंग टू दी स्ट्रक्चर्ड स्टेट, आप बात कर रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जिनका पूरा कंट्रोल काबुल अफगानिस्तान के ऊपर भी नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स, ना वहां से आपको स्टेट्स क्राफ्ट मिलेगी, ना वहां से कोई उनकी अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी मिलेगी और ना ही उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी मिलेगी। तो हर इंडिविजुअल अलग है और कलेक्टिवली भी उनके क्या डिमांड्स हो सकती है पाकिस्तान से। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बातचीत होती है और उसके अलावा क्या, तो वो फ्रिक्शन में ही रहना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों से बातचीत नहीं करनी, बातचीत तो करनी है, बट पहले हमें एक पोजीशन पे पहुंचना होगा, काइनेटिकली एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी टू टॉक टू देम। बाकी ट्रैक टूज करते रहते हैं। एक चीज बस याद रखिए कि इसको, ये पाकिस्तान का मसला है, दिस इज इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसपे तहरीके तालिबान अफगानिस्तान एक मेजर कैरेक्टर है जो अफगानिस्तान की साइड पे बैठे हुए हैं। जो इन्होंने मुआहदे किए 2020-21 जो कतर का इनका दोहा का मुआहदा जो इनिशियली अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने भी अपने अलाइज को ज्यादा प्रोटेक्ट किया उसमें, उसके ऊपर हमें बड़ा जोर देना होगा जी। अमेरिका को स्टेक होल्डर बनाना होगा, क्योंकि वो उसके जो एक तो है ना कि नॉट अलाउइंग द यूज ऑफ सॉइल, लेकिन जो बाकी इन्होंने सोशो साइको पॉलिटिकल एक्शंस करने थे, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है, इस अफगानिस्तान की को गवर्नेंस मोड में डालना है। अभी तो गवर्नेंस मोड में नहीं है, अभी तो प्रॉक्सी स्टेट का वो ऐसे लगता है क्लाइंट्स है। काबुल का भी मुझे लगता नहीं है कि फुली कंट्रोल तमाम इलाकों के ऊपर है। उन्होंने वॉरलॉर्ड्स को अपने को कहा कि बस ठीक, आप अपना जो असर रसूख है उसको जारी रखें, इंटिमिडेशन कोर्जन करते रहे, लेकिन जो फ्रेंचाइज का मेन बोर्ड है वो आपने तहरीके तालिबान का लगाना है, वो आप नहीं चेंज कर सकते, और बाकी जो मर्जी है कर। तो एक चैलेंजिंग स्ट्रक्चर्ड स्टेट के साथ ये चैलेंज है हमारा, इसको ओवरकम करना होगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें वहां पे पहुंचना जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये संजीदा हमारा एक चैलेंज है जिसे पाकिस्तान तो अरसद कई दिहाइयों से जो इसको फेस करता हुआ रहा है, मुस्तकिल एक वॉर जोन में है। और हमारी जो अस्करी क़यादत है, जो अस्करी ताकत है, वो तो भरपूर सलाहियतों से दहशतगर्दों को मार रही है, लेकिन अब दुनिया को भी सोचना चाहिए और उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए इलाकाई आलमी शराकत दारी के ज़रिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी दहशतगर्दी, ये बढ़ के ख़त्ते में और फिर दुनिया तक जाएगी। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।